जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एकम सिंह एंड वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस एकेडमी। सिलेक्शन आईएएस एकेडमी आपका सिलेक्शन भारत फाउंडेशन और होंगे कामयाब एनजीओ से जुड़ा हुआ है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस साल 2022 का इंटरव्यू दिया है और मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बोर्ड था स्मिता नागराज मैम को, और मैम ने जब मेरा डैव देखा तो मैम ने बोला कि आपके डैव देखने के बाद मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था डेरा सिस्टम इन पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि पंजाब सोसाइटी है वहाँ पे डेरास चलते हैं, क्योंकि डेरास बेसिकली सिख ट्रेडिशन से ही आए हैं। जैसे सिखिज्म में गुरुशिप का कंसेप्ट था, वैसे ही पंजाब में आजकल डेरा सिस्टम भी इमर्ज हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि डेरा सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ है पंजाब में, और वो कैसे कैसे पंजाब की सोसाइटी में हेल्प कर रहे हैं, जैसे नशा छुड़वाने में, आपको एम्प्लॉयमेंट देने में, वुमेन एम्पावरमेंट में। पर साथ ही साथ मैम ने उसके बाद मेरे से काउंटर क्वेश्चन किया कि जो सच्चा सौदा का केस हुआ रिसेंटली, आप भी शायद जानते होंगे, उसका आपके दिमाग में क्या ओपिनियन। तो मैंने कहा मैम डेरा सिस्टम इज लाइक एन ओशन, इफ देयर आर सम बैड फिशेस वी कांट क्रिटिसाइज होल सिस्टम। सो मैम ने कहा कि अब ठीक है। तो मैंने मैम को कहा कि मैम डेरा सिस्टम सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है पंजाब की, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में हिस्ट्री बेस्ड मूवीज बनने का बहुत ट्रेंड चल गया है। तो आजकल हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हिस्ट्री क्या और फिक्शन क्या है। तो मैम ने बेसिकली मेरे से पूछा कि जैसे कि आपकी हॉबी है हिस्ट्री बेस्ड मूवीज देखना, तो आप उसमें बताइएगा कि फिक्शन और हिस्ट्री में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई अथॉरिटी है इसके लिए। तो मैंने कहा मैम ऐसे तो हम कोई डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, पर मैम हम हिस्टोरियंस है, जैसे हमारे रेप्यूटेटेड हिस्टोरियंस है, वो हिंदू वगैरह में अपना आर्टिकल्स लिखते हैं किसी भी हिस्ट्री बेस्ड मूवीज के ऊपर, तो हम उससे आइडियाज लगा सकते हैं। और साथ ही साथ रॉयल फैमिलीज भी हुआ करती है, जैसे हर फैमिली का एक एक्सटेंडेड रॉयल पैट्रोनेज होता है, तो हम उनसे भी हिस्ट्री जान सकते हैं। पर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इंडिया में जो हिस्ट्री और फैक्ट में डिफरेंशिएट कर सके। तो मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि पानीपत मूवी में आपने देखा होगा कि सूरजमल जी का एक सीन था, वो बाद में सीन कट कर दिया था सेंसर बोर्ड ने, फिल्म सर्टिफिकेशन ने वो इसलिए कट किया था क्योंकि वो हिस्ट्री से वो थोड़ा अलग था वो सीन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके बाद मैम ने मेंबर 1 को बोर्ड पास कर दिया, और मेंबर 1 ने पहले तो मेरे को अच्छे से वेलकम किया। और मेंबर 1 ने मेरे से पूछा कि जैसे कि आप जानते हैं कि सिख गुरुद्वारा हर स्टेट में, जैसे दिल्ली में सीसगंज साहिब है, रकाबगंज साहिब, ऐसे एक महाराष्ट्र में बहुत फेमस गुरुद्वारा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं, और उस गुरुद्वारे का सिख हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री में क्या रेलिवेंस है। तो मैंने कहा कि यस सर, देयर इज वन गुरुद्वारा कॉल्ड नांदेड़ साहिब which is very important in Sikh history, as it is the resting place of Guru Gobind Singh Ji, and it is the place where Guru Gobind Singh Ji drafted the Hukamnama. Then from now on your Guru will be Guru Granth Sahib Ji. And also from the Indian perspective, it is the place where Bahadur Shah and Aurangzeb set up their camp, and Aurangzeb is also believed to be had his last breath in the Aurangabad, which is in Deccan itself. So it is important. The members seem to be very happy after my answer, so he moved to next question. So based on my response, the next question was why Guru Gobind Singh Ji went there. So I know that, so I told the member that Guru Gobind Singh Ji went there because he had a constant tussle with the Mughal government like Wazir Khan and Aurangzeb, and he also wrote Zafarnama to Aurangzeb to make him realize that he committed such mistakes against Guru Gobind Singh Ji's family. So that is why he went to Deccan to meet the Emperor Aurangzeb after he wanted to apologize to Guru. So that is why he went to Deccan. Okay. So my next question on the basis of my response was on Zafarnama. What is Zafarnama? So Zafarnama is basically a letter written to Aurangzeb by Guru Gobind Singh Ji to make him realize some mistakes of his own. So moving to my next question. So my next question was, as I did my botany in my graduation and I switched to environment in my post graduation, so they asked me was it a natural interest or was it from compulsion. So I said that sir, no, it was not from compulsion, it was based on my studies in botany only. As in botany we study a subject called natural history and also we study ecology. So based on that I wanted to work for my nation's environment, and that is why I switched to environment studies. As I took the name of Mr. Rajendra Singh, the waterman of India, so their attention shifted to the wetland and lake restoration program of Delhi. Like you have seen that Najafgarh Jheel is being restored and Delhi government has working to restore a number of jheels. So they asked me about wetland conservation in Delhi. So I told them about various data and statistics and also various programs of the government. So my next question was,
As I also told them in my Delhi answer only that people participation is very necessary for any environment movement to succeed. So they asked me about people's participation and its relevance. So I gave them various examples like Sundarlal Bahuguna ji and people relevance as well as the Garhwal movement. So based on my answer, my next question was, you might have heard about Sterlite plant. It is in Tamil Nadu and there is a protest going on in Tamil Nadu. But I don't know at that time of the protest. So the member nothing said to me and moved to next question. So my next question was a very interesting question. As you have seen Sadhguru ji, he is very popular in YouTube. So he asked a question regarding to him. His original name is Jagdi Vasudeva. So he said me, do you know about anything about his contribution to environment? So I said that he organizes several bicycle rallies to generate environment awareness, soil conservation also. So member 2 seems to be satisfied and he moved to next member. Based on my environment discussion, my next question was on sustainable development. So member 2, based on my response of the questions of member 1, member 2 asked me a question related to sustainable development. He asked me whether sustainable development is possible in a country like India with huge population, huge crunch on resources and a big need for development. I said that, sir, we are bureaucrats and giving solution is the first priority of a bureaucrat. So, sir, we can't be pessimistic about the future as we have moved a lot from the 1947 to 2023. So, sir, we can do a lot, and our G20 presidency also focuses on gaining more attention towards environment. And sir, we are working towards a sustainable development. Our government has taken various policies for ensuring sustainable development, like closed economy. I said about these things. ESG bonds and its contribution to sustainable development. ESG bonds are basically environment, social and governance bonds. And I said that about its various importance, like these 3 things are important if you want a sustainable development, and they are issued by government so that companies can invest more in the environment. So this is the relevance of these bonds. So now my next question was, what are the challenges in front of India to achieve sustainable development? I said, sir, there are a lot of challenges like population, like crunch of resources, like technologies, deficit, etc. But at the same time I also said that, sir, as a bureaucrat we need to solve these problems, and we can only solve and manage these problems effectively with people's leadership. So friends, after this environment based questions, sir was quite interested in the movie that you all know, PS movies. Sir asked me whether you have watched PS movie. I humbly replied that, sir, I have watched only PS1 movie and not its second part. So sir asked me whether it is based on a fiction or a historical based movie based on the chairman ma'am question. I said that, sir, it is basically a fiction based movie based on the novel of Kalki Krishnamurti. But sir, there are certain facts like Karikala Chola, Raja Chola, which are in true history. So I began to talk about Chola Empire and the sir seems to be quite impressed. So my next question was on Chola Empire. Sir asked me, Chola Empire lasted for quite long time, and what are your views regarding Chola Empire? I said that Chola Empire was one of the mightiest empire of indigenous India, and they had a control of south of India, and once upon a time the Bay of Bengal was called Chola Lake. So they had huge influence over the region, geopolitics, as well as they made a huge contribution in India's culture. After this, the member 2 seems to be satisfied and he passed to member 3. So member 3 also asked me certain general questions related to environment, but he suddenly changes focus to COVID-19 pandemic, and he asked that India में ऐसा अलग क्या किया जिससे इंडिया ने बेटर कोविड-19 को पेंडेमिक किया, प्रोवाइडेड कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज है, जबकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने हार मान ली थी इस पेंडेमिक के टाइम पे, तो इंडिया ने ऐसा क्या अलग किया? तो मैंने कहा, ऑनरेबल सर, इंडिया डिड दीज फॉलोइंग थिंग्स लाइक वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन अवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी इंक्रीज्ड अवर कैपेसिटी, अवर सेंटर स्टेट कोऑपरेशन वाज आल्सो क्वाइट गुड, and we worked on number of things like providing free rations and other things to people. So India did these things which is different from rest of the world. तो फिर मेंबर 3 के पास बारी आई. मेंबर 3 ने सबसे पहले मेरे से वही पूछा एनवायरनमेंट और से कुछ रिलेटेड थिंग्स, जैसे कि कोई दिल्ली से कुछ पूछा था तो मैंने उसका आंसर बताया. उसके बाद मेंबर 3 सडनली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछने लग गए थे मुझसे.
नंबर 3 बहुत ही क्यूरियस वे से मेरे से पूछे कि आपने कभी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो मैंने तो कभी किया नहीं था, इसलिए मैंने तो कहा कि सॉरी सर मैंने कभी किया नहीं। फिर मेंबर 3 ने कहा नो प्रॉब्लम, क्या बता सकते हैं कि इंडिया की कैपिटल मार्केट जो कि पहले बहुत वल्नरेबल हुआ करती थी फॉरेन करेंसीज के आउटफ्लो से, आज इतनी वल्नरेबल नहीं है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर पहला तो ये रीजन है कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी और इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट साइज है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये कि सर अब वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स थोड़ी चेंज हो रही है, तो सर अब पहले जैसा हिसाब नहीं है। और सर आजकल रिटेल, और तो फिर सर ने मेरे को एक और पॉइंट बताया कि आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, इस वजह से हमारी जो शेयर मार्केट है वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं हो रही। तो हम सर अब आगे बढ़ गए। सर ने फिर मेरे से एक ओपिनियन जानने का क्वेश्चन पूछा। सर ने कहा कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज अपना कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरा कर रही है, तो आप क्या गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरा करने के लिए। तो मैंने इस पर थोड़ा देर पॉज ली और मैंने कहा कि सर जैसा कि तारापुर कमेटी ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी बहुत वल्नरेबल है, और जैसे कि बहुत कंट्रीज जैसे जिम्बाब्वे थी उन्होंने अपना कैपिटल अकाउंट खोला था, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ था। और इंडिया की इकोनॉमी भी हमारी थोड़ी अभी वैसी है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो मेरे ओपिनियन में हमें अभी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे नहीं जाना चाहिए, पर हमें इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करते रहना चाहिए, और जैसा टाइम अच्छा है तो हमें जाना भी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए सर को उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज पे पूछने में थोड़ा मज़ा आ रहा था। सर ने पूछा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताइए, तो मैंने बताया सर को कि वो क्या होती है। तो सर ने पूछा क्रिप्टो करेंसी में मेजर इशू क्या है, कि आप एक लाइन में बताइए। तो मैंने सोचा और मैंने कहा कि सर ये एक तो डिसेंट्रलाइज करेंसी से कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। तो सर ने वैसे ही मेरी हेल्प करते हुए बताया कि ये करेंसी में सबसे बड़ा इशू ये कि ये किसी भी गोल्ड या किसी भी करेंसी से बैक नहीं है, तो सबसे बड़ा इशू इसमें ये है। तो मैंने सर को कहा थैंक यू, और सर सेटिस्फाई लग रहे थे, तो उन्होंने नेक्स्ट मेंबर को पास ऑन कर दिया। तो मेंबर 4 जो थे वो भी इन्वायरमेंट में थोड़ा इंटरेस्टेड थे, पर वो थोड़े स्लो बोल रहे थे, तो उनकी मेरे को आवाज़ सुनने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आपने ओजोन के बारे में पढ़ा होगा कि वो कुछ लेयर है, कुछ हमें प्रिवेंट करती है। तो उन्होंने पूछा ओजोन होल क्या है। ये ओजोन होल वही है जो हमारी नॉर्मल पॉकेट में होल होता है या कुछ और है। तो मैंने कहा सर ओजोन होल ओजोन बेसिकली एक गैस है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो कि हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करती है और हमारी लाइफ को सस्टेन करती है अर्थ पे। तो मैंने कहा सर ये ओजोन होल बेसिकली लेमन होल नहीं है कि जैसे किसी की पॉकेट में होल हो जाए। तो ये बेसिकली ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस डॉप्सन यूनिट में मेजर की जाती है, और जब इसकी थिकनेस कम होती है तो हम कहते हैं कि ओजोन में होल हो गया। पर सर अभी हमारा ओजोन होल धीरे धीरे रिकवर हो रहा है थैंक्स टू मॉन्ट्रियल एंड वीना प्रोटोकॉल्स। देन सर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर ने पूछा कि आए कोई होल है ऐसा, तो मैंने भी, सर थोड़ा हंसी के मूड में थे, तो मैंने भी कहा सर ये कोई ऐसा होल नहीं है जैसा किसी पॉकेट में हो जाता है या किसी के कुछ हो जाता है। तो इसकी बेसिकली थिकनेस जब कम होती है सर्टेन डॉप्सन यूनिट पे तो हम कहते हैं कि ये ओजोन होल हो गया। तो सर ने फिर मेरे से पूछा हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू अस। तो सर ने पूछा ये बहुत कम होता है पीपीएम में, फिर भी हमारे अर्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मैंने कहा सर हर चीज़ हमारी अर्थ में कम है, पर हर चीज़ का इंपॉर्टेंस जैसे यूवी रेस को ब्लॉक करना, लाइफ को सस्टेन करना। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर ओजोन नहीं होगी तो हमारी लाइफ बहुत हद तक सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी अर्थ पे, इसलिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा कि सोशल एक्टिविज्म हमारी कंट्री के लिए गुड है या बैड है। तो मैंने कहा सर कुछ सोशल एक्टिविज्म बहुत अच्छी है हमारी कंट्री के लिए, जैसे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस प्रमोट करती है, लोगों को अच्छा शिक्षा प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट को इश्यूज अवेयर कराती है, जैसे इन्वायरमेंट का हो गया, कुछ सोशल एक्टिविस्ट सोसाइटी का हो गया। तो मैंने कहा सर पर आजकल जो टू मच सोशल एक्टिविज्म हो रहा है वो भी हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बाद फिर सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप कोई आपने भी क्योंकि एनजीओ में काम किया तो आप कोई सोशल एक्टिविस्ट में आपने को भी पार्ट लिया है। तो मैंने कहा यस सर मैं लेता था, जैसे कि मैं एजुकेशन में बहुत पार्ट लेता था लोगों को पढ़ाने में, और सर मैं चाहता हूँ कि एक्टिविस्ट होना चाहिए पर ज़्यादा भी एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब मेंबर 4 का क्वेश्चंस ख़त्म हुए तो चेयरमैन जी को मेरी एक बात पे मेरी बहुत इंटरेस्ट आया।
उन्हें लगा कि मैंने कहा कि सोशल एक्टिविज्म टू मच गुड नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैडम मेरे से पूछने लगी कि क्यों गुड नहीं है और हम कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिविज्म गुड है कौन सा बैड है। तो मैंने कहा मैम वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल एक्टिविज्म बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए होना भी चाहिए, पर मैम जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि बहुत सारे एनजीओ इंडिया में फर्जी है और बहुत सारे लोगों का नेक्सस भी होता है। तो मैंने कहा मैम हर चीज़ में सोशल एक्टिविज्म भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग है और हमें डेवलपमेंट भी करना है ज़्यादा, तो हमें थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए। उसके बाद मैम ने कहा कि उसके बाद मैम के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल थी और मैम ने कहा योर इंटरव्यू इज ओवर। तो मैंने सबको ग्रीट किया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और उसके बाद मैंने अपनी कुर्सी आगे की और मैं चल दिया। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ कि आप भी जब भी इंटरव्यू में जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, और आपको चाहे 1-2 क्वेश्चन ना भी आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जिस वे से आपका ऐसा लगना चाहिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना कि आप वाइवा वॉइस चल रहे हैं अंदर। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं और मैं कोई यकीन है कि आप भी स्टेज तक पहुँचेंगे और डेफिनेटली आपका भी लिस्ट फाइनल लिस्ट में होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इस पूरी जर्नी में एक तो सिलेक्शन IAS टीम का और स्पेशली कलाम आज़ाद सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सर ने पर्सनली अपने पास मेरे को बुला के ट्रेनिंग कराई। क्योंकि आप जो मेरी पर्सनैलिटी अभी देख रहे हो वैसी मेरी 3-4 महीने पहले नहीं थी। सर ने मुझे बताया कि इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट योर पर्सनैलिटी एंड इट शुड लुक लाइक अ कम्युनिकेशन विच शुड बी अ 2-way नॉट अ 1-way। सो बेसिकली सर हेल्प मी अ लॉट, and not only in interviews, sir also helped me in my mains as well as prelims preparation, and I am very grateful to sir and selection IAS. Thank you friends. So friends, thank you friends. If you like the video, do like, share with your friends, subscribe and do comment and tell us where we can improve. Thank you friends. All the best to you. Jai Hind friends.